चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। जम्मू कश्मीर के प्रभारी और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने जम्मू कश्मीर के बजट को ऐतिहासिक और विकास की गाथा लिखने वाला बजट बताया। न्यूज 18 से बात करते हुए तरुण चुग ने कहा कि 55,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। मेट्रो, रोड स्ट्रक्चर, स्कूल, अस्पताल सभी के लिए बजट दिया गया है। जम्मू कश्मीर की जीडीपी दोगुनी करने का भी अगले 5 सालों में टारगेट रखा गया है। पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर का बजट पेश कर दिया गया है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी तरुण चुग जी। जिस तरीके से बजट आया है, क्या संकल्प है इस पूरे बजट का? ऐसा है कि जम्मू कश्मीर विकास में आगे बढ़े, भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य बने, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और ये बजट लोकतंत्र को मजबूत करने वाला, जम्मू कश्मीर के विकास को एक नई दिशा देने वाला, महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है, जिसमें रोजगार से लेकर सामाजिक समावेश, रेल, रोड और पूरे जम्मू कश्मीर का विकास कैसे हो, मेट्रो प्रोजेक्ट, हाउसिंग, महिला सशक्तिकरण, चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीजों को ध्यान में रख के किया गया। और ये 5 साल में जीडीपी कैसे 2 गुना हो और जम्मू कश्मीर का सुनहरा काल श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहां आए, उसके लिए ये बजट आया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 5500 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर के बजट के लिए बढ़ाया है। वहां के बच्चे पढ़कर आगे जा सके, नौजवानों के हाथ से पत्थर नहीं, हमें कंप्यूटर चाहिए, इसलिए शिक्षा को सामने रखे हुए बजट को आगे बढ़ाया गया है। IITs दिए गए हैं, IIM दिए गए हैं, उन पर काम हो रहा है। लोग, बच्चे पढ़कर भारत का भविष्य, जम्मू कश्मीर का भविष्य बनाने में लगे हैं। और इसकी मैं श्लाघा करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा ही जम्मू कश्मीर को आगे लाने का प्रयास किया। के लिए पेश किए गए बजट को बीजेपी की जम्मू कश्मीर इकाई ने ऐतिहासिक करार दिया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता कविंदर गुप्ता ने कहा कि बजट में हर क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। सीतारमण जी ने जो कल बजट पेश किया है जम्मू कश्मीर के बारे में पार्लियामेंट के अंदर, कैसे देखते हैं आप इस बजट को? कितना अच्छा बजट है ये जम्मू कश्मीर के लिए? देखिए, ये जो कल बजट आया है और इसमें सबसे पहले तो सबसे बड़ा बजट आज तक का, ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। इसमें सिक्योरिटी ग्रिड को लेकर के 1197 करोड़ रुपया, क्योंकि जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां जिस प्रकार से रही, आतंकवाद मुक्त जीरो टॉलरेंस पर जो काम किया जा रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी ये जो सिक्योरिटी है उसको मजबूत किया जाए। एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी इसका पूरा ध्यान रखा गया है। जम्मू कश्मीर में नई इन्वेस्टमेंट्स आए, उसके लिए उन्होंने नई जो अपनी इंडस्ट्रियल ज़मीनें हैं उनके लिए एग्रीकल्चर, इसके अलावा जीएसटी, व्यापारियों के लिए जीएसटी रिम्बर्समेंट का जो है उसमें भी 500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। नई सिटीज़ बसाने के लिए भी इसको किया गया है। और इस प्रकार से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाहे युवाओं का हो, और टूरिज़्म के क्षेत्र को बहुत ध्यान में रखा गया है। खास करके रिलीजियस जो टूरिज़्म है उसको डेवलप करने का बहुत बड़ा। और आपने ये भी देखा होगा कि इंडस्ट्री ने, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने और बाकी बहुत से हमारे बिजनेस दायरे हैं, उन्होंने भी इस बजट को अप्रिशिएट किया है। स्वाभाविक बात है कि इस बार का बजट जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों और जम्मू कश्मीर को एक न्यू जम्मू कश्मीर बनाने के लिए उसका विशेष प्रावधान रखा गया है। जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनका ये कहना है कि बजट तो बढ़ा दिया गया है लेकिन महंगाई भी तो बढ़ी है, इसलिए ये जो बजट बढ़ा दिया गया है उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, जिन्होंने अपोजिशन करनी है उन्होंने अपोजिशन ही करनी है। क्या जिस वक्त कांग्रेस का एक ऐसा ज़माना रहा है जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, डॉलर की और रुपए की कीमत एक थी, लेकिन कांग्रेस की जो अर्थनीति है उसके हिसाब से आज डॉलर 80 गुना वहाँ पर चला गया है। ये कांग्रेस को भी समझना चाहिए, जो बातें करते हैं समय अनुसार परिस्थितियां बदली हैं, पूरे विश्व का परिदृश्य देख करके जो हालात बने हैं उसी को देख करके अगर उस वक्त 100 रुपया तनख्वाह होती थी तो आज 1 लाख रुपया तनख्वाह है, इस चीज़ को भी समझना होगा।
उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी ने जम्मू कश्मीर के बजट को लेकर कहा कि ये एक सामान्य बजट है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसको महत्वपूर्ण कहा जाए। सोशल सेक्टर में पैसा कम किया गया है, यहां तक कि पेंशन में भी पैसा नहीं बढ़ाया गया। संसद में जम्मू कश्मीर का बजट पेश हो गया। हमारे साथ ज्यादा गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हसनैन मसूदी साहब। भारतीय जनता पार्टी बजट को बहुत तारीखी बता रही है कि विकास का बजट है, 5000 करोड़ से ज्यादा का जो बजट एलोकेशन है वो बढ़ाया गया है। जी बिल्कुल नहीं, देखिए ये रन ऑफ द मिल एक रूटीन बजट है, तो बल्कि कुछ इसमें कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो बड़े चिंता वाले हैं, बड़ी परेशानी वाले हैं, कंसर्न वाले हैं। जैसे सोशल सेक्टर में कम इन्वेस्टमेंट है, कम एलोकेशंस है। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का जहाँ तक ताल्लुक है 20% के करीब कम हुआ है सोशल वेलफेयर में, और यही एक सेक्टर है सोशल सेक्टर जो हमारे मुल्क में जो हमारे डिसएम्पावर्ड हैं, बेख्तियार जो सेगमेंट है सोसाइटी के, या देखिए BPL है या जो आखिरी पायदान पर है, उनके लिए यहीं पर व्यवस्था हो जाती है उनके लिए कोई भलाई की, वेलफेयर की। ट्राइबल में काम है जो जहाँ तक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो कई एक मुद्दे, कई एक जगह है जहाँ पर कम इसमें बढ़ोतरी की गई है। देखिए हेल्थ सेक्टर में हमें ये उम्मीद थी कि हेल्थ सेक्टर में क्या, क्योंकि हेल्थ सेक्टर सबसे बड़ी जो चैलेंज का मामला है, हमारा हेल्थ सेक्टर में मैन पावर है ही नहीं कहीं। देखिए बिल्डिंग्स बनी है लेकिन मैन पावर नहीं है, कंसल्टेंट्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, पैरामेडिकल्स नहीं है, सैकड़ों की तादाद में। अब देखिए पिछले 4-5 साल से पेंडिंग है गवर्नमेंट के पास डेंटल सर्जन का कोई 400 500 असामियाँ बनाने के लिए जो वो सेंक्शन करने के प्रोविजन है, अभी तक नहीं हुआ। इसी तरह जो यहाँ तक कनेक्टिविटी की बात है, देखिए हमें ये उम्मीद थी कि जो 5 बड़ी टनल्स हैं जो नेशनल हाईवे की उसमें उस डेफिनेशन में नहीं आती, जैसे सिर्फ साधना जो टनल है वो आती है नेशनल हाईवे में, लेकिन बाकी उसके लिए कुछ प्रोविजन होगा। हमारा एक पूरा डिवीजन जो है मारवाड़ डिवीजन, वो मारवाड़ डिवीजन अभी कनेक्टिविटी है ही नहीं, वहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है। हमारा ये कहना था कि दर्दपुरा वाला टनल बनाइए ताकि वो जो मर्गन टाप है वहाँ अवॉइड हो सके। चलिए आगे बढ़ेंगे। सोईबुग बडगाम की 30 वर्षीय आरिफा शफी की हत्या से पूरे जिले में कोहराम मच गया है। कई जगहों पर इस घटना का विरोध हो रहा है। लोग पुलिस से मांग कर रहे हैं कि हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उल्लेखनीय कि इस हत्याकांड में पुलिस ने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है वो ओमपुरा इलाके का रहने वाला है। इलाके को पुलिस ने सील कर दिया है। 30 साल आरिफा शफी का जहां पर कत्ल हुआ है, हम बिल्कुल वहीं पे मौजूद है। और ये देखिए, ये वो मकान है, पुलिस ने इसे सील किया है। दरअसल ये जो मामला पेश आया था, 7 तारीख को आरिफा घर से मिसिंग हुई और 8 तारीख को उसकी फैमिली ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की। उसके बाद जब पुलिस ने तहकीक शुरू की, पुलिस को यह मालूम हुआ जो इस मकान का मालिक है शबीर अहमद वानी, वो इस केस में मुलवस है, क्योंकि लास्ट कॉल उसी की पाई गई थी। जब कॉल ट्रैक की गई थी उसकी कॉल ही लास्ट कॉल पाई गई थी। और उसके बाद पुलिस ने इस शबीर को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया था। उसके बाद जब शबीर ने एतराफ किया, उसने जब जुर्म कबूल किया, फिर उसने पुलिस को यहां पर इस मकाम पर लाया और यहां पर आरिफा का सर मिला। जी हाँ, इसी मकान में उसका कत्ल हुआ था। और फिर उसने कत्ल के बाद आरिफा के जिस्म के टुकड़े किए थे और घर और जो सर था उसका वो इसी मकान में पाया गया था। और जो बडगाम रेलवे स्टेशन का अहाता है उसके आसपास बदन के जो जिस्म के दूसरे हिस्से मिले थे। पुलिस ने हालांकि इस मकान को सील किया है, इसलिए सील किया है ताकि इस केस की मजीद तहकीकात की जाए और कुछ मजीद सबूत इकट्ठे किए जाए, क्योंकि जो आरिफा का कत्ल है उसने पूरी वादी को दहला के रखा है। लोग गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं, जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। मुतालबा यही किया जा रहा है कि कातिल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस ने फिलहाल इस मकान को अपनी तहवील में लिया है, इसे सील किया है और इस केस की मजीद तहकीकात जारी है। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। चलिए आगे बढ़ेंगे। जेके एसएसबी उम्मीदवारों ने जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना का घेराव किया। बिजली का बिल भरने गांधीनगर बिजली दफ्तर आए रविंदर रैना को जेके एसएसबी उम्मीदवारों ने घेर लिया। हालांकि रविंदर रैना ने उम्मीदवारों को आश्वासन दिया है कि इन उम्मीदवारों को जो शंका है उसके लिए वे उपराज्यपाल प्रशासन से बात करेंगे और सभी के पेपर पारदर्शी तरीके से हों, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। मैंने खुद माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और जम्मू
एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन श्रीमान राजेश शर्मा साहब से भी बात की है। मुझे जो हमारे नौजवानों की चिंता है, उनका जो कंसर्न है, मैं उसको भलीभांति समझता हूं। आज खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये कहा है कि चूंकि बहुत सारे जो एग्जाम्स के लिए एडमिट कार्ड बच्चों को सौंप दिए गए हैं, अगले 10-12 दिनों में शायद सर रिटर्न एग्जामिनेशन की कोई डेट्स भी आई हैं, और शायद अगर इस प्रक्रिया को रोका गया तो ये 3-4 महीने के लिए रिक्रूटमेंट कहीं रुक ना जाए, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बोला है। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे बेटे बेटियां हैं, उनकी बात भी सुननी चाहिए और उनको ये विश्वास दिलाना चाहिए कि कहीं भी किसी प्रकार से इस मामले में कोई चोर बाजारी भ्रष्टाचार नहीं होगा। बीजेपी की महिला मोर्चा पुंछ जिला इकाई की तरफ से सुषमा स्वराज सम्मान पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। इस समारोह की अध्यक्षता भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष ज्योति भल्ला ने की, जबकि बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश कुमार शर्मा इसके मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर महिला मोर्चा की तरफ से विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली महिलाओं एवं बच्चियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। ज्योति भल्ला जी के घराने में जो हमारे यहाँ के महिला के डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने यहाँ पर आज जो है ये इस अवार्ड का जो है यहाँ पर प्रोग्राम रखा। तो हम सब ये हमें समझ होनी चाहिए, हमें पता है कि 33% हमारे जो श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो है 33% जो है महिलाओं के लिए जो है हर एक कोटा जो है फिक्स किया है। इसके लिए मैं देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी को मुबारकबाद भी देता हूं, और जो हमारे सुषमा स्वराज जी जो है हमारे बीच में नहीं रही हैं, लेकिन उनका भी हम जो है जो उन्होंने जो जितना भी सिस्टम चलाया था महिलाओं के लिए, उसके विषय में आज हमने यहाँ पर प्रोग्राम रखा है। आज हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। बीजेपी के जो फीमेल मोर्चा है, उनके द्वारा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो डिफरेंट फील्ड्स में फीमेल्स ने एक्सेल किया, उनको फेलिसिटेट किया गया था। इस इवेंट के तहत से हम जो है ऑर्गेनाइजिंग टीम को थैंक यू करना चाहते हैं, और हम उनसे ये भी हम उनको एश्योरेंस देते हैं कि हम अपने समाज की, अपने लोगों की पूरी तरीके से सेवा करेंगे। आज हमने जो प्रोग्राम रखा था, ये हमारी स्टेट प्रेसिडेंट संजीता डोगरा जी के निर्देश अनुसार जो सुषमा स्वराज अवार्ड का प्रोग्राम रखा था, तो हमने सभी बहनों को ये अवार्ड वितरित किए, और इसमें बच्चियां भी थी जिन्होंने बहुत से काम किए हैं और स्टेट नेशन खेला है, तो उनको भी हमने सम्मानित किया। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी और महंगाई से लोग परेशान हैं। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू के पीर पंचाल में मीडिया से बात करते हुए एलजी मनोज सिन्हा को भी निशाना बनाया। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर एलजी प्रशासन के फैसले को महबूबा मुफ्ती ने गलत करार दिया। बेरोजगारी सबसे बड़ी चीज है, जिसके लिए लोग जो नौजवान निकलते हैं तो उनको डंडे खाने पड़ते हैं। जो थोड़ी बहुत नौकरियां बची हुई हैं उसमें धांधलियां होती हैं, लोगों को नौकरियों से बाहर निकाला जाता है, नई नौकरियां आ नहीं रही हैं, और ऊपर से दूसरा ऑर्डर निकाला है एलजी साहब ने कि जो पोस्ट 2 साल तक खाली रहेंगी उनको रेफर भी नहीं करना है। ऑलरेडी नौजवानों की जो एज थी नौकरियां जम्मू कश्मीर में, उसको भी कम किया गया। तो ये तो सबसे बड़ा मामला है। दूसरा जो ये पेंशन का किया गया है कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बूढ़े बुजुर्ग अपाहज लोग कैसे जाएंगे। इसी तरह राशन की बहुत दिक्कत है, पहले राशन जो मिलता था अब वो भी कम हो गया है, और सड़कों की हालत बहुत खराब है, अस्पतालों में जो है डॉक्टर नहीं है, वो सब जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो है। जम्मू में कैंडल मार्च में जो है शिरकत की, और इस दौरान एलजी साहब का कहना है कि ये वो लोग हैं जो जिन्होंने दहशतगर्दों को नौकरी दी। मैं क्या कहूँ, अब एलजी साहब यूपी से आए हैं, उनको अपना तजुर्बा वैसे ही होगा। वो वहाँ जो माफिया गुंडे शुंडे हैं, हो सकता है वहाँ वो उनका रिवाज हो,
वैसे लोगों को वहाँ माफिया शाफिया को नौकरी देने का, गुंडों से, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर काफी ज्यादा हल्ला हुआ, उसके बाद जो कंसर्न डिपार्टमेंट ने 10 दिनों तक लोगों से राय मांगी है, इससे आप देखते हैं प्रॉपर्टी टैक्स की इम्पोजिशन के मामले। देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स का इम्पोज करना यहाँ पर ये कह के कि हर जगह ये होता है, मैं समझती हूँ बहुत बड़ा जुल्म है जो इस वक्त हमारे हालात हैं। 2019 में जिस तरह 370 खत्म किया गया, उसके बाद यहाँ शटडाउन रहा, उसके बाद कोविड आया, उसके बाद आपने जम्मू में बिल्कुल दरबार मुंह बंद कर दिया। आप जम्मू के दुकानदारों की हालत देख लीजिए, क्या हालत है। कहाँ से लाएंगे प्रॉपर्टी टैक्स? लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, महंगाई इतनी ज्यादा है, गैस की कीमत कित आसमान को छू रही है। तो ऐसे में लोग कहाँ से लाएं जो वो प्रॉपर्टी टैक्स दें? एक तरफ से आप घरों को गिरा रहे हो, दूसरी तरफ से जो घर बचे उसमें कहते हो टैक्स दे दो। तो मैं समझती हूँ बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मैम, एक सियासत से जुड़ा हुआ सवाल, सभी रीजनल पार्टीज ने मिलकर PAGD को कायम किया था जम्मू कश्मीर में। पिछले काफी अर्सा से कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई अभी मीटिंग नहीं हुआ। अभी तो फिलहाल ऑल पार्टी मीटिंग हुई है जम्मू में। PAGD बाबा गुलाम शाह आजाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो आए दिन वहाँ पे सवालिया निशान उठ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे उसके बारे में मालूम नहीं क्या सवालिया। खबर कुपवाड़ा से है, जहां लौलाब बाईपास सड़क के निर्माण में देरी से लोगों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है। पिछले 1 साल से निर्माण कार्य बंद पड़ा है। बाईपास सड़क का काम जल्द पूरा करने की लोग मांग कर रहे हैं। लोग शहर के अंदर लगने वाले जाम से जल्द निजात चाहते हैं। ये सबसे पहले न्यूज़ 18 का हम शुक्रिया अदा करें कि आप लोगों ने हर वक्त लोगों के मसाइल उठाए और आगे आए हैं हर मसाइल में। ये इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने उठाया था सेकंड बाईपास का लोलाब का, ये बहुत ही अच्छा था। लेकिन इसके साथ साथ हमारी बदकिस्मती देखिए कि जिस इंजीनियर थे, कौन से ऑफिसर्स थे, कि 2 साइड से अभी इन्होंने बनाया नहीं है, ना बंद दिया है ना कुछ दिया है। बीच में इसमें मैकडम डाला गया है। किसके लिए डाला गया? जब रोड यूज नहीं है, इनको चाहिए था पहले रोड मुकम्मल करें, रोड निकालें, बंद दे, जहां पे इनको जहां जरूरत थी वो बने, उसके बाद मैकडमाइज करें। किस असुरसुख की वजह से उस कॉन्ट्रैक्टर ने बीच में तेल डाला और उसको पैसे दिए गए हैं, और तेल डाला किसके लिए गया है? आप देख रहे हो यहाँ कितने हम मुश्किलात में, ट्रांसपोर्टर, आम पब्लिक जो लोलाब से आती है, कितने तकलीफें हैं उनको यहाँ पर पहुंचने में होती है। 1-2 घंटे यहाँ से लगते हैं पुल तक, जो कि 2 मिनट का सफर है, 2 घंटे लगते हैं। जब बर्फ या कुछ जामिंग होती है वहां पे, या बड़ा दिन होता है, उससे ज्यादा रश होता है। हम चाहते हैं कि सरकार से एक तो इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाए, क्यों किया गया ऐसा। ये गवर्नमेंट का पैसा इन्होंने जाया कर दिया है। जब तक ये यहाँ से रोड थ्रो नहीं करेंगे तब तक तो वो तेल भी उठ जाएगा। खतरा था, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। मैंने कहा आपको 2 मिनट लगते थे पुल तक, लेकिन 2 घंटे लगते हैं जब जैमिंग होती है, जब रश होता है ट्रांसपोर्ट का। यहाँ बड़ा दिन होता है, बर्फबारी, फिर तो गाड़ी चल ही नहीं पा रही है। अगर ये बाईपास तामीर होता है तो लोगों को, खासकर ट्रांसपोर्ट को और लोलाब के लोगों को बहुत फायदा मिलेगा कि वो टाइम पे कहीं ना कहीं जगह पहुंच जाएंगे। इसी के साथ हम एक और बात कहना चाहते हैं आपकी वसादत से गवर्नमेंट को, जो पब्लिक पार्क, लोलाब पब्लिक पार्क है, वहां अगर वो चढ़ाई पे जब गाड़ी बर्फ पड़ रहा है तो गाड़ियां वहां स्लिप मार रही है, वहां एक्सीडेंट का खतरा होता है। अगर वहां वाइडिंग हो जाएगी पार्क की तरफ से, अगर गाड़ी ऊपर से चली जाएगी, स्लिप मारेगी, वो सेफ रहेगी। मैं डी साहब से कहना आपके माध्यम से कि वहां भी आप खुद जाकर देखिए, अगर वहां वाइडिंग हो जाएगी तो वो हमारे लिए बेहतर रहेगा। फायदा मिलेगा ट्रांसपोर्टिंग को भी और लोला वैली को भी मिलेगा, क्योंकि अगर ये बाईपास तैयार हो जाएगा, इसमें जल्दी काम हो जाएगा। हम आपकी वसादत से गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं, इसमें जल्दी करे, ये हमारा बाईपास जो है वो ये पूरा तैयार करे। तो उम्मीद यही है कि जिस तरह लोग यही मुतालबा कर रहे हैं, खास तौर पर बाद ये लोलाब के लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर इस लोलाब बाईपास पे काम शुरू किया जाए, तामीराती काम शुरू किया जाए, ताकि इन लोगों की मुश्किलात का अजाला होता है। क्योंकि 2 मिनट का सफ़र है वो 2 घंटे में तब्दील हो जाता है, क्योंकि जो ही बर्फबारी हो जाती है वहाँ पर मुश्किलात के अंबार खड़े हो जाते हैं, ट्रैफिक जामिंग हो जाती है। यानी कि हमने रिसेंटली भी देखा कि जो ही बर्फबारी हुई तो सिर्फ 2 मिनट का फासला पुल तक पहुंचने में लगता था, लेकिन वहां से 3 से 4 घंटे लगे, क्योंकि वहां पर उस वक्त जो है वो पुरखतर रास्ता है, पहाड़ी से पत्थर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से हर गुजरते दिन के साथ लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वहां पर हादसात का खतरा भी रहता है। तो उम्मीद भी यही है, दुआ भी यही है कि सरकार इस पे इनिशिएटिव ले, सरकार फौरी तौर पर इस पे काम शुरू करे, ताकि आने वाले वक्त में लोलाब वादी को एक तोहफा भी मिले और इन हादसात से लोलाब वादी के लोग बच भी सकें। नेटवर्क 18 के लिए यह
खबर सोनावारी से है, जहां के बथीपुरा गांव में एक लड़के ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एक अधिकारी ने बताया कि सुबह सुबह लड़का घर पर लटका हुआ पाया गया। अभी पता नहीं चल पाया कि लड़के ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। अनंतनाग के पिंजगाम में सेना द्वारा अग्निवीर योजना के इच्छुकों के लिए एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। इस स्कीम से फायदा हासिल करने के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रदान की गई है। पिछले साल जो अग्निपथ स्कीम लॉन्च हुई थी उसके बाद थोड़े से चेंजेस लाए गए हैं, तो उसके बारे में जो 338 यूनिट है उन्होंने कुछ कैंप ऑर्गेनाइज करा इधर। जो इंटरेस्टेड लोग हैं इधर के लोकल एरिया के, उनको इसके बारे में जानकारी देने के लिए कैंप करी थी इधर। जवानों का रेस्पॉन्स किस तरह आपको मिल पा रहा है? अभी तो जैसे आपको सबको पता ही है, पिछले साल ही अनाउंस हुआ। जो उसके बाद ट्रेनिंग में गए हैं वो तो अभी ट्रेनिंग कंप्लीट भी नहीं करे हैं, तो ये रिस्पॉन्स तो पूरी तभी पता चलेगी जब कंप्लीशन हो जाएगी उसकी। खासतौर पर जो अग्निवीर पर पहले जो है कहा जा रहा है कि इसमें नौजवान इंटरेस्टेड नहीं है, अग्निवीर की मतलब पूरी तरह जानकारी नहीं हुआ करती थी, तो अब की बार क्या जानकारी नहीं हुआ करके, जैसे अभी आप लोगों ने सुना भी होगा, जानकारी करने के लिए अभी मैं खुद अभी पिछले साल भी 10 डिस्ट्रिक्ट में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू होके आए थे। इस साल भी 10 डिस्ट्रिक्ट कर लिए हैं। ये कुपवाड़ा लास्ट था मेरा, कल बांदीपुरा के अंदर है। अवेयरनेस किस किस के थ्रू, अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी, इनके थ्रू सब जगह देने की कोशिश तो कर ही रही हैं। तो लैक ऑफ अवेयरनेस शायद नहीं बोल सकते, इसमें अभी लोगों को किस तरीके से और मोटिवेट करा जाए इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आखिर पर यही किस तरह क्या पैगाम रहेगा आपको नौजवानों के हवाले से जो चाहते हैं कि अग्निवीर? हम ये मान के चल रहे हैं कि जैसे कुछ लोग यहाँ आ भी नहीं पाए, ये नोटिस के बारे में मैं इतना रिटरेट क्यों कर रहा हूँ और इतनी वीडियो हमने उर्दू में क्यों बनाए, ताकि स्कैन करके आपको अवेलेबल करा दिया गया है कि जहाँ पे भी बंदा कश्मीर में कहीं पे भी हो उस तक ये पहुँच जाए। सबसे पहले चीज़ होती है स्कीम के बारे में जानकारी होना। कई लोग कई तरीके की बातें करते हैं, वो अगर गलत इन्फॉर्मेशन है उसको दूर करने का मकसद यही है कि भाई ऐसे कैंपेन करो। उसके बाद अभी आपने देखा कि मैंने सबको बोला जो सवाल आप सवाल करो। अगर आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं कि इसमें मोटिवेटेड नहीं है तब तो सवाल पूछते उसके बारे में। एक ने भी नहीं करी ऐसी वाली सवाल। उनको चाहिए डिटेल, कब डेट, कब आना है, किधर पहुंचना है, क्या तैयारी करनी है। सेकेंड चीज़ है एग्जामिनेशन पहले हो रहा है और उसको बारे में जानकारी देना ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम हो रही है। इससे पहले पेपर एंड पेंसिल से होता था, तो इसीलिए हम स्पेशल मेजर लेके सब जगह जाके ये बता रहे हैं कि ये सिस्टम चेंज है, डरने की कोई बात नहीं है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। आपने सिर्फ जैसे आप अपने मोबाइल में करते हो वैसे इसमें करके आंसर करना।